नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम फिर रोज़ की तरह प्रतिदिन की तरह आपके लिए इस सुबह वो महत्वपूर्ण सवाल जो कांस्टेबल के लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर लेकर आए। जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती भी अनाउंस्ड होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। और निश्चित मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 जो अप्रैल में संभावित है उसके पहले परीक्षा हो जानी है। और बड़ी भर्ती 53,000 की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। सारे लोग मन से लग जाइए, 5 महीना तो कम से कम आपके पास है। एकदम जम के लग जाओ दोस्तों, इस बार एकदम निकाल देना है। बढ़ते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सफलता के और करीब लाता है। जब सफलता का इतिहास लिखा जाता है ना, तो ये जो संघर्षों का दौर होता है, जो संघर्षों के पड़ाव होते हैं आपकी सफलता के रास्ते में, आपकी सफलता की इस जर्नी में, आपकी सक्सेस जर्नी में, ये जो छोटे जो स्ट्रगल्स के स्टॉप होते हैं का जो पड़ाव होता है, वही आपके सफलता की कहानी को प्रेरक, रोचक और इंस्पिरेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी संघर्षों का रास्ता मत छोड़िए। हमेशा ये जान लीजिए कि ज़िंदगी परीक्षा उसी की लेती है जो योग्य होता है। ज़िंदगी उसकी परीक्षा कभी नहीं लेती जो योग्य नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देख लीजिए, कह रहे हैं, अब सिंपल सा सवाल है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मिश्रण का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है। जिस चैप्टर में चाहे उस चैप्टर में इसको इंक्लूड कर लीजिए। आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 25 रुपये प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है जिसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जिससे मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर भी प्रति लीटर बेचने पर भी 25% का लाभ। बहुत सिंपल बात समझो, अगर आप 20 रुपये प्रति लीटर बेचकर भी 25% लाभ पाते हैं, 125%, तो यानी एक्चुअल जो उस मिश्रण में एक्चुअल जो रसायन है, वास्तविक रसायन है, उसका मूल्य कितना ठहरेगा? 20/125 गुणित 100। ठीक, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 चौका 20, 4 चौके 16 रुपये। यानी 20 रुपये का जो रसायन आप बेच रहे हैं, 20 रुपये प्रति लीटर, उसमें 16 ही रुपये लीटर का रसायन, 16 रुपये का रसायन है, बाकी सब पानी। तो देख लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि रसायन का जो प्रति लीटर मूल्य है वो 25 है। ठीक है, मिला क्या रहे हो? पानी, 0 मूल्य का। ये है आपका रसायन। और वास्तविक रसायन का मूल्य क्या है 1 लीटर में? 16। ये रसायन है, ये लिक्विड है, और ये पानी है। इसका डिफरेंस ले लो 9 और इसका डिफरेंस ले लोगे 16। यानी 16 संबंधे 9 के अनुपात में अगर आप इसको मिला रहे हो तो 16 भाग रसायन के साथ 9 भाग पानी मिला रहे हैं आप, तो 20 रुपया प्रति लीटर के बेचने पर आपको ये 25% का लाभ मिलेगा। इस बात को फिर से समझ लेते हैं, जैसा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी सवाल, तो समझ लेते हैं कैसे कर पाएंगे इस सवाल को। कह रहे हैं कि 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% लाभ होता है, यानी 125% बराबर 20, तो 100% पानी का मूल्य 0 माना जा रहा है। तो 100% मतलब 16, यानी जो 20 रुपया प्रति लीटर का रसायन है उसमें 16 रुपये का रसायन है, बाकी पानी है, 4 रुपये का पानी है। अब आप आ जाइए इस बात पे कि अगर एक्चुअल रसायन का मूल्य 25 रुपया प्रति लीटर है, उसमें 0 रुपये का पानी मिला दें तो हमारा रसायन का मूल्य कितना ठहरता है? 16 रुपये, बाकी तो पानी है। तो इसका अंतर जब एलिगेशन लगाते हैं तो 16 संबंधे 9 का अनुपात आता है, यानी 16 भाग रसायन 9 भाग पानी आप करेंगे तो आपको 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर क्या हो जाएगा? 25% का लाभ। आगे बढ़े, अगला सवाल। कह रहे हैं कि 800 रुपया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ।
कि 800 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाए। पंचायत बिल्कुल नहीं करनी, एकदम सिंपल तरीके से समझ लो। अगर ब्याज की दर बढ़ा देंगे कितना, 3%, तो 800 रुपये पर 3% बढ़ा के ब्याज निकाल लो, कितना आएगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 800 रुपया मान लेते हैं x% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, 3 साल में 956। अगर 800 रुपये पर ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 3 गुणित 3/100, 9 72 रुपया बढ़ जाएगा। यही 72 उसमें जोड़ देना है। 6 2 8 और 7 5 12, 6 2 8 7 5 12 1 9 1 10 10 28। ठीक, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान ध्यान दीजिएगा, उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। दोनों दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब देखो जरा सा मामला क्या बन रहा था। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते। एक दुकानदार रेडियो को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और रेडियो पर 10% की छूट देता है और क्या कर रहा है, और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदार के लिए क्रय मूल्य का क्या अनुपात है। बहुत सिंपल समझो, देख लो दोनों दुकानदार के लिए क्रय मूल्य का क्या अनुपात। हम देख लेते हैं पहले दुकानदार को, या चलो दोनों को ऐसे देख ही लेते हैं। ये फर्स्ट है दुकानदार ए और दुकानदार बी। चलिए ठीक, मान लिया एमपी कितना था, मान लिया इसका एमपी 100 था, अंकित मूल्य 100 था। 10% छूट दिया तो बेचा कितने में दोस्त, 90 में, और 20% लाभ कमाया तो सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर हो गया 90/120 गुणित 100। यहां पे भी एमपी बराबर है दोस्त, एमपी 100 है, इसका भी एमपी का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। डिस्काउंट 20% की छूट दिया तो एसपी 80 हो गया, और लाभ 10% है तो सीपी कितना हो गया, 80/110 गुणित 100। कह रहे हैं सीपी का अनुपात क्या होगा, तो देख लो क्या होगा, 90/120 गुणित 100 अनुपाते 80 गुणित 110 गुणित 100। 100 से खत्म, न 30 से काट लोगे तो 30 तिहाई 90, 30 चौके 12, और इसको काटोगे तो ये 0 0 खत्म बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 33 संबंधे 32 का आपको रेशियो मिल जाएगा, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात। आ गई बात समझ में? फिर से समझा दूं। कह रहे हैं कि दोनों ही दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य समान है। एक 10% की छूट देता है, 20% लाभ कमाता है, दूसरा 20% छूट देता है, 10% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, समझो दोस्त। माना दोनों का अंकित मूल्य ये 100 है। पहले दुकानदार ने 10% की छूट दी तो 90 में बेचा और 20% लाभ कमाया, यानी 120% बराबर 90, तो 100% बराबर 90/120 गुणित 100। यहां दूसरे दुकानदार के लिए अंकित मूल्य 100, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा, 10% का लाभ हुआ तो सीपी 80/110 गुणित 100। दोनों का अनुपात बना लिया 33 संबंधे 32। कोई तकलीफ, दुख, समस्या, कठिनाई, परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा चल रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखना ये सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, लेकिन आप तो सब पढ़े लिखे हो यार, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी चीजें आपको क्लियर ही हैं,
तो देखो क्या कर सकते हो आप इसमें। कह रहे हैं कि एक गोले और एक घन के सतह का क्षेत्रफल समान है, गोले और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब आपको ये लगेगा कि यार गोले में पाई आएगा, आर आएगा, घन में ए आएगा, कैसे निकाल पाएंगे। निश्चित रूप से आपका प्रश्न स्वाभाविक है, सोचना भी स्वाभाविक है कि ये सवाल कैसे लगेगा। देखते हैं। मान लेते हैं कोई गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, तो उसके सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है घन के सतह के क्षेत्रफल के यानी 6a स्क्वायर। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो यहां पे 2/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा, या यू भी कह सकते हो। ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब आयतन V1 रेशियो V2, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन होता है ए क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब तो बात समझ में आ रही दोस्त। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए क्यूब ऐसे निकालोगे कि 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, और ए अंडर रूट 2/3 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर भाई। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया ए, हो गया ना ए क्यूब। तो इस तरह से आप समझ लो कि ए क्यूब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या करना है दोस्त, 3 से कैंसिल आउट, पाई से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इस आर क्यूब से कैंसिल आउट, यानी 4r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू, ये 2 बचेगा क्या, नहीं इसको भी काट लो, 2 1 का 2, 2 1 2 नहीं 4 2, यानी 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 पाई आर क्यूब, या यूं कह सकते हैं कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर होगी बात क्लियर हो रही है, निकल के आएगा। अब इस आर स्क्वायर से भी आर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है ना, आर को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। जैसा फिर से देखते हैं कहीं कैलकुलेशन तो कुछ नहीं स्लिप कर गया हमसे। सॉरी, ये आर क्यूब नहीं है दोस्त, ये अंडर रूट मैंने गलत लिख लिया, ये आर स्क्वायर ही है, ये आर स्क्वायर ही है। तो ये आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे बच क्या गया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। इसको यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बराबर नहीं है, अनुपात है। 2 संबंधे 1/3 पाई, या 6 संबंधे पाई। आपको ऑप्शन देख लीजिए, 6 संबंधे पाई कहने हाँ है, तो अंडर रूट 6 संबंधे अंडर रूट पाई है तो ले सकते हैं आप, दोनों तरफ का रूट वैल्यू ले लो, रूट 6 अंडर रूट पाई। इस तरह से सावधानी पूर्वक इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक, सवाल कठिन नहीं है, बस समझने की जरूरत है और अब उसको इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके सॉल्व करने की जरूरत है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं ना। ये क्या था कि एक गोले और एक घन की सतह का क्षेत्रफल समान है, कर दिया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, रिजल्ट मिला एक नंबर, a इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमको v1 v2 लेना था, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल रेशियो a क्यूब, a क्यूब में a स्क्वायर इंटू a कर दिया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर यहाँ निकल आया। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी समचतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखिए, और विकर्ण, सॉरी सवाल में मिस हो गया है, मैं सही कर दे रहा हूं। किसी समचतुर्भुज जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण, और एक विकर्ण, सही कर लेना, और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? तो समझो बात को। अब अगर ये कोई समचतुर्भुज है दोस्त, मान लो यही कोई समचतुर्भुज है,
13 सेंटीमीटर भुजा है और इसका एक विकर्ण मान लिया 10 है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है, हाफ d1 d2, विकर्णों के गुणनफल का आधा बराबर हो जाएगा आपको। अगर इस विकर्ण, अच्छा हाँ एक चीज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो अगर ये पूरा 10 है दोस्त तो समद्विभाजित हो गया 5 में, यहाँ बन गया कोण समकोण। तो ये 5 ये 13 तो ये 12, ये पक्की बात है, ट्रिपलेट है। तो अगर अब d1 की बात करोगे तो d1 10 हो गया और d2 की बात करोगे तो 12 दूनी 24 हो गया, क्योंकि ये आधा विकर्ण है 12। तो हाफ d1 d2 का मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 20 24, ठीक। ये 12 बार कट गया, 12 दहा में 120 हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना, 12 दहा में 120 कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, गलत है यहाँ पे, ऑप्शन कहीं से मिस कर गया होगा। 130 2 बार है, इसी में एक तो 120 होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कह रहे हैं कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की गति कितनी है? आसान सवाल है, सवाल आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है। सारे सवाल थोड़ी ना कठिन आएंगे, प्रैक्टिस हर तरह के सवालों की करके जानी है अपने को। तो क्या कह रहे हैं, देखो बच्चा एक बात समझो, किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट 30 से 35 सवाल कर ही लेता है। लीड कौन करता है? वही जो 10 से 15 सवाल, 15 से 10 सवाल, ये जो 15 से 20 सवाल छूट रहे हैं, इसको सॉल्व करता है। लड़ाई इसी 15 से 20 क्वेश्चन की होती है, जो क्वेश्चन कठिन होते हैं, जो सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना है, पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ट्रेन की गति क्या है, स्पीड। क्या स्पीड है? दूरी बटा समय 450 प्लस 150 बटा 20, यानी 4 1 5 1 600 बटा 20, यानी 20 0 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 गुणित 18 बटा 5, 5 छक 30, 18 छक्का 108 kmph। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं। 15 पुरुष और 10 महिला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छूट गया है, और 10 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको, ये है ना, दस महिला, काट के सब बना दो यार। 10 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें? तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 10 पुरुष 10 मेल कोई काम 6 दिन में कर सकते हैं, तो 6 फीमेल वो काम 12 दिन में करती हैं। तो 6 दूनी 12 और 2 बचे 10, यानी 5 आदमी बराबर 6 महिला। ये निकल गया, ये क्या हो गया? क्षमताओं का अनुपात निकल गया। अब क्या कह रहे हैं कि 15 आदमी प्लस 10 महिला कितने दिन में कर पाएंगे? F से फीमेल, M से मैन कर पाएंगे। तो देख लो, इसको फीमेल से ही उठा लेते हैं। 10 महिलाएं कितना 6 महिलाएं 12 दिन में करा पाते, 6 फीमेल 12 दिन में कर पाते। अब 15 पुरुष को महिला में बदल लो, 5 पुरुष 6 के महिला के बराबर है, तो 15 पुरुष 18 महिला के बराबर है। 6F इंटू 12, तो 18 10 28 F इंटू D बराबर 6F इंटू 12। तो D बराबर हो जाएगा 6 गुणित 12 बटा 28। 4 त्याई 12, 4
सत्ते 28, 6 त्रिक 18, 2 सही 4/7 दिन। ये वाला ऑप्शन होगा 2 सही 4/7 दिन। ठीक है, यही ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधी 3 है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, देख लो 30 लीटर मिश्रण है, 30 लीटर मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी क्या है 7 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो 7 तरीके 21 लीटर दूध है, ये मिल्क है और ये वाटर है, और ये 9 लीटर। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाना है दोस्त, दूध नहीं मिलाना, तो दूध तो 21 का 21 रह जाएगा, और पानी कितना हो रहा है 40%, पानी की मात्रा 40%, तो दूध ये 21 किसके बराबर होगा 60% के, और 60% अगर 21 के बराबर है तो 40% कितने के बराबर है 20, 63, तो 14 के बराबर है। तो यहाँ 14 आना चाहिए, 9 में क्या जोड़ दें तो 14 आएगा, 5 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 5 लीटर पानी आपको मिलाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। फिर से समझ लो कि 30 लीटर मिश्रण है, और 30 लीटर के मिश्रण में 7 दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधी 3 है, तो 21 लीटर दूध हो गया और 9 लीटर पानी हो गया। इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिला दें, दूध नहीं मिला रहे, कितना पानी मिला दें कि दूध 60% हो जाए। तो दूध तो मिला ही नहीं रहे, तो दूध 21 का 21 ही रहेगा, सॉरी पानी 40% हो जाए। तो पानी जब 40% हो जाएगा तो दूध 60% हो जाएगा, और दूध मिलाना नहीं, तो दूध का 21 मात्रा 60% के बराबर है, तो 40% 14 के बराबर है, और पानी आपके पास 9 ही है, उसको 14 लाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तो 9 में 5 लीटर और पानी मिला देंगे तो वो 14 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना दोस्त। अगला सवाल कह रहे हैं, इस सवाल को थोड़ा सा सावधानी से करना, ठीक है ना। इसके कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं। हो सकता है इससे मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उससे भी कोई शॉर्टकट तरीका हो, लेकिन इस समय जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है मेरे ही मेथड्स में कुछ पीछे के सवाल आप देखेंगे, या आप जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ इससे भी सिंपल तरीका वहां मिल जाए आपको। लेकिन अभी जो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, उस मेथड से इस सवाल को करेंगे। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपए। चलो ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं R इज इक्वल टू 10%, ठीक ना। और 10% का मतलब होता है, या तो एक काम करो ना, पहले यहीं से मूलधन निकाल लो, हटाओ बवाल करो, ऐसे भी कर सकते हो ना, या कर ही लो, इसी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। R इज इक्वल टू 10%, तो 10% का मतलब 1/10, और 1/10 2 साल का मामला है तो स्क्वायर कर लोगे 100, यानी ये क्या हो गया 100 मूलधन, 100 मूलधन है। तो 100 का 10%, 10 और 10 का 10% 1, यानी अब अगर CI और SI का अंतर निकालना है तो 2 साल के लिए क्या होता है CI 2:1 होता है, और अंतर निकालना है तो इसको 0 कर लोगे, 2 संबंधे 1, 0 संबंधे 1, तो 0 से यहाँ गुणा होगा 0, और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या है, ये CI माइनस SI है। तो 1 बराबर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में 16, तो 100 बराबर 1600, ये आपका एक्चुअल मूलधन हो गया। अब इस 1600 के मूलधन पर R 10 है, अगर छमाही देय होगा तो ये कितना हो जाएगा 5%, और टेन्योर 2 ईयर है तो ये कितना हो जाएगा 4 टर्म्स हो जाएगा। तो इसका 5% होता है 20%, तो 1/20 कितना आ जाएगा 80, फिर इसका 1/20 कितना आ जाएगा 4, ठीक, फिर इसका 1/20 कितना आ जाएगा 0.05 ना,
देखो नहीं 5 नहीं 2.02 बटा 20 1/5.02 इतना ही निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। और ये 4 6 अच्छा अंतर निकालना है ना, तो 0 हो जाएगा। 4 साल का क्या होता है 4 6 4 1। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर कैलकुलेट करना है तो इस 4 को 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा। 6 और 4 तो देख लो 6 चौके 24 और प्लस 0.8 यानी 24.8 के आसपास आपका आंसर आएगा। यही आपका 24.81 आंसर होगा। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाइए और वहां से आप इस मेथड को सीख लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सवाल में एक बार फिर से बता देता हूं आपको। हमने क्या किया कि R 10% दिया था, तो R 10% का मतलब 1/10 यानी मूलधन कितना हो गया, इसका वर्ग हो गया 100। 100 का 10% 2 साल में निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया 1 और यह 1 बराबर दे रहा था आपको 16 को, तो मूलधन आप माने थे 100, तो 100 बराबर 1600 ये मूलधन हो गया। अब 1600 का 5% की दर से 4 साल में 4 टर्म में आपको ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 6 4 1 है, तो पहला टर्म 0 हो जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो यहाँ से आपको 24.8 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी आदमी को अपने पूंजी से 1/4 भाग 3% ब्याज पर मिलता है, ठीक है, तो 2/3 पर 5% और शेष पर 11% हो, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ। सिंपल है यार, समझ लेते हैं ना। 3 पार्ट में एक आदमी ने अपनी पूंजी बांटी, 3 पार्ट व A B और C। पहला पार्ट क्या है 1/4 है, दूसरा पार्ट क्या है 2/3 है और तीसरा पार्ट कितना होगा 1/12 होगा। 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देना, 1/12। 4 3 और 12 का एलसीएम 12 हम मान लेते हैं। माना पूंजी 1200 है। क्यों 1200 मान रहा हूं भाई, 100 क्यों नहीं मान रहा हूं? 1200 इसलिए मान रहा हूं कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा दोस्त। और अगर पूंजी 1200 है तो उसका 1/4 300, उसका 2/3 4 दूनी 800 और उसका 1/12 100। कितना परसेंट ब्याज है पहले पर 3%, 3% का ब्याज हो गया 9। 8 वाले पे कितना ब्याज है, 800 वाले पे कितना ब्याज है यार 5%, तो 5/8 40 और यहाँ पे कितना ब्याज है 11%, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया 11। जोड़ लो सब 20 और ये पूरा ब्याज मिलके हो गया 60 और पूरी पूंजी कितनी थी 1200। 1200 की पूंजी पर 60 रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज दर या प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत बराबर 60/1200 गुणित 100, सीधा दिख रहा है ना 0.05%। यही आपका गुरु आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एकदम अच्छे से मन से तैयारी करिए, लग जाइए परीक्षा में। 4 से 5 महीना कम से कम आपके पास है। 5 महीने का समय पर्याप्त होता है किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और बेहतरीन सवालों के साथ प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।